नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए वो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दवा के लेन देन में क्रयमूल का 17 गुना क्रयमूल एवं विक्रयमूल के योग का 8 गुना है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्रयमूल का 17 गुना क्रयमूल और विक्रयमूल के योग के 8 गुना के बराबर है। तो देखिए हमने मान लिया कि दावा का जो क्रयमूल है, हमने मान लिया कि दावा का जो क्रयमूल है वो 100 रुपया है। हमने मान लिया कि दावा का जो क्रयमूल है वो 100 रुपया है और दावा का जो विक्रयमूल है वो y रुपया है। हमने मान लिया कि दावा का जो विक्रयमूल है वो y रुपया है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि क्रयमूल का 17 गुना। तो देखिए क्रयमूल हमने क्या मान के रखा है, 100 रुपया। तो इसका 17 गुना लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17x हो जाएगा। क्रयमूल का 17 गुना किसके बराबर है, क्रयमूल और विक्रयमूल के योग के 8 गुना के बराबर है। तो देखिए क्रयमूल और विक्रयमूल का योग निकालेंगे तो क्रयमूल क्या है 100 रुपया, विक्रयमूल क्या है y रुपया। तो योग क्या हो जाएगा x प्लस वाई। इसका अगर हम 8 गुना लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, क्रयमूल के 17 गुना के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं 17x इक्वल टू, इसमें अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x प्लस 8y। अब देखिए इस 8x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 17x में से अगर हम 8x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। 9x इक्वल टू 8y हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं x बटा y इक्वल टू 8/9 लिख सकते हैं। अब देखिए दावा का क्रयमूल कितना था, हमने क्या मान के रखा है 100 रुपया और विक्रयमूल क्या मान के रखा है y रुपया। तो देखिए क्रयमूल अगर 8 यूनिट होगा तो विक्रयमूल कितना होगा 9 यूनिट होगा। क्रयमूल अगर 8 यूनिट होगा, क्रयमूल अगर 8 यूनिट होगा तो विक्रयमूल कितना होगा 9 यूनिट होगा। तो देखिए 8 में खरीद के अगर 9 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पे, 8 पे। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा 1/8 किसके बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है। यानी यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, 12.5% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12.5% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1547 रुपए है तो बोतल का अंकित मूल्य कितना होगा। हमसे पूछ के रहे बोतल का अंकित मूल्य पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बोतल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए पहला जो है डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया 15%। दूसरा डिस्काउंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है 35%। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों डिस्काउंट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 15% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। और 35% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए पहले जो है अंकित मूल्य अगर 20 यूनिट होगा, पहले जो है अंकित मूल्य 20 यूनिट होगा तो 20 पे अगर 3 का डिस्काउंट मिलेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 17 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद अंकित मूल्य अगर 20 यूनिट होगा तो 20 पे 7 का डिस्काउंट मिलेगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 13 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो यहां से हमारा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए 20 में हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 400 यूनिट हो जाएगा। उसके बाद हम यहां अगर गुना करेंगे 17 में 13 से तो देखिए 17 में 10 से गुना करेंगे तो 170 होगा। 17 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 51। 170 में अगर हम 51 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 221 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 221। यानी अंकित मूल्य अगर 400 यूनिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 221 यूनिट होगा। और हमें क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया है 1547 रुपया। यानी इस 221 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1547 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए 221 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम इसे अगर काटेंगे 221 से
तो 221 से कितने बार में जाएगा, हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी ये कितने बार में जाएगा 7 बार में। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 7 रुपए निकल के आ गया। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू अगर पता चल गया तो हम यहाँ से 400 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2800 रुपये हो जाएगा, यानी उसका अंकित मूल्य कितना होगा, उसका अंकित मूल्य कितना होगा 2800 रुपये होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 2800 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए कुल 4,125 रुपए ब्याज प्राप्त होते हैं तो निवेश की गई द्वितीय राशि का ब्याज दर क्या थी। हमें क्या निकालना है, द्वितीय राशि का ब्याज दर निकालना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/4 भाग को, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/4 भाग को एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश कर रहा है। तो हमने ब्याज दर को मान लिया 8%, यानी 8% के दर पर निवेश कर रहा है। और शेष राशि को, तो देखिए शेष राशि कितना हो जाएगा 3/4। शेष राशि को जो है, शेष राशि को 4% प्रति वर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। यानी पहले जो है राशि को 8% पर निवेश किया है, तो शेष राशि को R प्लस के 4% पर निवेश कर रहा है, यानी R प्लस 4% पर शेष राशि को निवेश कर रहे हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टोटल प्रिंसिपल दिया है और टोटल ब्याज दिया है। तो देखिए हम यहां से अगर ब्याज निकालेंगे तो देखिए पहले जो है 1/4 राशि को निवेश करें, यानी 25,000 का 1/4 को 8% के दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करें, तो यहां जो है टोटल इतना ब्याज मिल जाएगा। और शेष राशि को, शेष राशि कितना हो जाएगा 25,000 का 3/4। इस शेष राशि को जो है, इस शेष राशि को R प्लस 4% के दर से 2 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है, तो यहां जो है टोटल इतना ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए इन दोनों ब्याज को ऐड करेंगे तो किसके बराबर निकल के आ जाएगा, 4,125 रुपए के बराबर निकल के आ जाएगा। यानी हम यहां से इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 4,125 रुपए लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से R का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां से क्या करेंगे, 2 जीरो से हम 2 जीरो काटेंगे। इस 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से अगर हम 250 काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 125 बार में। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। इस 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 से 250 काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 125 बार में। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, यहां हमारा क्या बच गया, 125 गुने R बच गया, यानी ये हमारा हो जाएगा 125 R प्लस यहां हमारा क्या बच गया, 125 गुने 3 गुने R प्लस 4। तो देखिए 125 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 125 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 375। 375 से अगर हम R में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 375 R प्लस 375 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1500। ये हमारा क्या हो जाएगा 1500, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4,125 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500 R, ये हमारा हो जाएगा 500 R। और 1500 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4,125 में से 1500 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2625 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2625। यहाँ से हमारा R इक्वल टू क्या निकल के जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 5 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 12 5 से 2 बार में जाएगा, 12 5 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 25 जो है 5 से 5 बार में जाएगा। और यहाँ हमारा 2 जीरो है तो हम 2 अंक से पहले दशमलव आ गए, यानी R इक्वल टू हमारा क्या निकल के गया, 5.25 निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है द्वितीय राशि का ब्याज। तो देखिए द्वितीय राशि का ब्याज क्या है, R प्लस 4%, यानी यहां से हमारा R प्लस 4% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.25 प्लस का 4%। यहां से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 9.25%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9.25% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 100 रुपए की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 रुपए है। x का मान क्या होगा।
हमसे पूछ क्या रहा है, x का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है x रुपया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया है, x रुपया दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 8%। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है, हमें टाइम कितना दिया है 2 वर्ष का हमें टाइम दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। CI माइनस SI कितना दिया, 19.20 रुपए दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, x का मान पूछ रहा है, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां 2 वर्ष का, हम सबसे पहले यहां 2 वर्ष का SI निकालेंगे। अब देखिए जब ब्याज हम साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 8% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ 2 वर्ष का अगर SI निकालेंगे, हम यहाँ 2 वर्ष का SI निकालेंगे 8% के दर से, तो यहाँ टोटल जो है प्रिंसिपल का कितना ब्याज मिल जाएगा, पहले साल प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, यानी टोटल जो है 16% ब्याज मिल जाएगा प्रिंसिपल का। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 8% के दर से 2 वर्ष का, तो हमें पहले साल प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उसका भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 8 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.64%। अब देखिए हम यहाँ ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो है 2 वर्ष का CI निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16.64%। अब देखिए हम यहाँ से अगर CI माइनस SI निकालेंगे तो प्रतिशत में हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर हम CI माइनस SI निकालेंगे तो प्रतिशत में कितना निकल के आ जाएगा, प्रतिशत में निकल के आ जाएगा 0.64%। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI कितना दिया है, 19.20 रुपया दिया है, यानी 0.64% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 19.20 रुपया दिया है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है x का मान, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, यानी हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें जो है 0.64% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ जो है 2 अंक से पहले दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव है, तो हम यहाँ दशमलव से दशमलव काट सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा 64% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 64% का वैल्यू हो जाएगा 1920 रुपया। अब देखिए हमें 64% का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से सबसे पहले 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 64 को अगर हमें 4 बनाना है तो हमें इसमें 16 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 16 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 16 से भाग देना होगा। अब देखिए हम इस साइड अगर 16 से भाग देंगे तो ये 16 से एक बार में जाएगा, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 32, 16 से 2 बार में जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 4% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 120 रुपया निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है x का मान, यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल हमारा क्या है, x रुपया है, और x का मान पूछ रहा है, यानी हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 4% को अगर हमें 100% बनाना है तो हमें इसमें 25 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 25 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 25 से गुना करना होगा। अब देखिए हम यहाँ अगर 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 25 दूनी 50 के 0, हाथ में 5, 25 और प्लस का 5 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा 100% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3000 रुपये। यानी x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3000 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ए, बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया, 7:5:6 दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है एक दिन में अगर 7 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी जो है एक दिन में 5 यूनिट और सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी
एक साथ अगर काम कर रहे हैं तो काम जो है 35 दिन में पूरा हो जा रहा है। तो देखिए ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम किया होगा, तो बी एक दिन में 5 यूनिट, और सी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम किया होगा। यानी तीनों मिलके एक दिन में टोटल कितना काम किए होंगे? तीनों मिलके एक दिन में टोटल 18 यूनिट काम किए होंगे, और काम जो है 35 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी हम यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीनों का एफिशिएंसी में, तीनों का एफिशिएंसी क्या है? 18 यूनिट। तीनों के एफिशिएंसी में तीनों के द्वारा लिए गए समय से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कुल काम निकल के आ जाएगा। यानी यहां से हमारा कुल काम क्या निकल के आ गया? 18 गुने 35 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी और सी, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि बी प्लस सी दोनों जो है मिलकर 21 दिन काम करें। दोनों मिलकर 21 दिन काम करें। तो देखिए बी जो है एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करेगा तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट। यानी दोनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। तो 21 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा? 11 गुने 21 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम था कितना? 18 गुने 35 था, जिसमें से 11 गुने 21 हो गया। यानी शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कुल काम में से यानी 18 गुने 35 में से हम माइनस करेंगे 11 गुने 21। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? 5। 18 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। माइनस यहाँ से अगर हम 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 3। 11 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब देखिए हम 19 में से 90 में से अगर हम 33 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 गुने, ये हमारा क्या हो जाएगा? 7 गुने 57 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा शेष काम निकल के आ गया। शेष काम क्या निकल के आ गया? 7 गुने 57 निकल के आ गया। और इस शेष काम को हम किससे करा रहे हैं? ए से करा रहे हैं। इस शेष काम को 7 गुने 57 यूनिट काम को हम किससे करा रहे हैं? ए से करा रहे हैं। और ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ए जो है एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। यानी शेष काम में अगर हम ए के एफिशिएंसी से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? शेष काम को पूरा करने में ए का समय निकल के आ जाएगा। अब देखिए 7 से हमारा 7 कट जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? 57 दिन। यानी शेष काम को अकेले जो है ए अगर पूरा करेगा तो ए को पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? 57 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 57 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है 2 नल ए एवं बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 6 एवं 9 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोला जाता है। सबसे पहले नल ए को खोला जाता है, वह टंकी कितने घंटों में पूर्णतः भर जाएगी? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया? हमारा समय दिया हुआ है 6 घंटा और दूसरा समय क्या दिया? 9 घंटा दिया है। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 और 9 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा? 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा 18। हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 18 यूनिट। हम टंकी की धारिता मान लेते हैं 18 यूनिट। अब देखिए 18 यूनिट पानी जब ए भर है, 18 यूनिट पानी जब ए भर है तो 6 घंटा का समय लग रहा है, और 18 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो 9 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 6 घंटा में 18 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? 3 यूनिट। और बी जो है 9 घंटा में 18 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा? 2 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोला जाता है और सबसे पहले ए को खोला जाता है। तो देखिए ए को खोला जाएगा 1 घंटा के लिए तो कितना पानी भर जाएगा? ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा। उसके अगले घंटा बी को खोला जाएगा। तो देखिए बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भर देगा? 2 यूनिट पानी भर देगा। बी जो है 1 घंटा में कितना पानी भर देगा? 2 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए यहां तक टोटल समय कितना हो गया? यहां तक टोटल समय हो गया 2 घंटा। और पानी कितना भर पाया? 5 यूनिट पानी भर पाया। और हमें टोटल पानी भरना कितना? 18 यूनिट। तो देखिए 5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 यूनिट हो जाएगा। हम दोनों साइड अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 घंटा में 15 यूनिट पानी भर जाएगा। और हमें भरना कितना है? हमें भरना है 18 यूनिट पानी। यानी अभी जो है शेष 3 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए छठा घंटा कौन आया होगा? बी आया होगा। यानी 7वें घंटा कौन आएगा? ए आएगा।
7वें घंटा ए आएगा और ए जो है 1 घंटा में शेष जो पानी है 3 यूनिट, वो 3 यूनिट पानी भर देगा, क्योंकि ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है। अब देखिए यहां से टोटल समय कितना हो गया, 7 घंटा। 7 घंटा में पानी कितना भर जाएगा, 18 यूनिट। 7 घंटा में टोटल जो है 18 यूनिट पानी भर जाएगा। यानी इस तरीके से अगर टंकी को भरा जाएगा तो टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लग जाएगा, 7 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 640 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने उसी दिशा में 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार किया। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगा। तो देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहां जो है एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, तो पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, दोनों के लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दोनों का लंबाई दिया हुआ है, यानी पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में एक का लंबाई क्या दिया, 640 मीटर, और दूसरे का हमें लंबाई क्या दिया, हमें दूसरे का लंबाई दिया हुआ है 540 मीटर। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1180 मीटर। यानी एक दूसरे को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, 1180 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहां जब हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक का स्पीड हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 80 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरे का हमें स्पीड क्या दिया, 72 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो हमारा मीटर में निकल के आया है, और जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया है वो हमारा किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो देखिए या तो हम इस डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज कर ले, या हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब देखिए हम यहां से टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में हम स्पीड से भाग देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, 1180 मीटर। स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 8 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये हमारा 18 ऊपर चला जाएगा, हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये हमारा 8 से कटेगा क्या, हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो 8 से एक बार में जाएगा, हाथ में 3, 38 हो जाएगा। 38 जो है 38 8 से, 8 चौका 32, हाथ में 6, यानी 8 से ही हमारा पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो हम इसे 4 से काट लेते हैं। अगर हम इसे 4 से काटेंगे तो ये हमारा 4 से 2 बार में जाएगा, इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से हमारा 2 बार में जाएगा, हाथ में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 38। 38 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 9 चौका 36, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 20। 20 जो है 4 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए इस 2 से अगर हम 18 को काटेंगे तो ये हमारा 9 बार में जाएगा। इस 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 5 से जाएगा 5 बार में, हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 45। 45 जो है 5 से 9 बार में जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा 9 ऊपर चला जाएगा, यहां से हमारा निकल के आ गया 59 × 9 सेकेंड। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81 के 1, हाथ में 8, ये हमारा हो जाएगा 45। 45 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 53, यानी 531 सेकेंड निकल के आ गया, 531 सेकेंड निकल के आ गया। अब देखिए 531 सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करें, 531 सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करें तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें 60 से भाग देंगे। अब देखिए 60 से अगर हम भाग देंगे तो 60 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 में अगर हम 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 6 = 48, यानी ये हमारा हो जाएगा 480 सेकेंड।
480 सेकंड। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 मिनट, ये हमारा हो जाएगा 8 मिनट 51 सेकंड, ये हमारा हो जाएगा 8 मिनट 51 सेकंड। यानी तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 8 मिनट 51 सेकंड का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 मिनट 51 सेकंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% भाग 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से और शेष दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो कुल दूरी है वो 100 किलोमीटर है। हमने मान लिया कि जो कुल दूरी है वो 100 किलोमीटर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुल दूरी का 40% भाग किस स्पीड से जा रहा है। तो देखिए हम 100 किलोमीटर का अगर 40% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 40 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, 40 किलोमीटर निकल के आ गया। और इस डिस्टेंस को किस स्पीड से तय कर रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। यानी स्पीड हमें क्वेश्चन में क्या दिया, स्पीड हमें दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए शेष दूरी, तो देखिए 40% निकल गया तो शेष कितना बच गया, 60%। तो देखिए 100 किलोमीटर का अगर हम 60% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 60 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। यानी यहां डिस्टेंस जो है क्या निकल के आ गया, 60 किलोमीटर निकल के आ गया। अब देखिए इस 60 किलोमीटर दूरी को 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से तय कर रहे हैं। यानी यहां स्पीड क्या दिया, 40 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता है और हमें स्पीड पता है, तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं। यहां से हमारा समय क्या हो जाएगा, समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे। यानी यहां से हमारा समय हो जाएगा 40/60 घंटा। हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो 40 जो है 20 से 2 बार में जाएगा और 60 जो है 20 से 3 बार में जाएगा। यानी 2/3 घंटा निकल के आ गया। अब देखिए यहां अगर हम समय निकालेंगे, यहां अगर हम समय निकालेंगे तो देखिए समय निकालने के लिए हम डिस्टेंस में स्पीड से भाग देंगे। यानी यहां हमारा समय क्या हो जाएगा, 60/40 घंटा। हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से जाएगा 3 बार में और 20 से 40 जो है 2 बार में जाएगा। यानी यहां से समय क्या निकल के आ गया, 3/2 घंटा निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। हमसे पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कुल दूरी में कुल समय से भाग देते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आ जाता है। तो देखिए कुल दूरी क्या है, कुल दूरी है 100 किलोमीटर। कुल दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। और यहां से कुल समय क्या हो जाएगा, देखिए 40 किलोमीटर जाने में 2/3 घंटा लग रहा है और 60 किलोमीटर जाने में 3/2 घंटा लग रहा है। यानी यहां से कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 2/3 प्लस 3/2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13/6 घंटा हो जाएगा। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 100 किलोमीटर बटा 13/6 घंटा। अब देखिए ये 6 हमारा ऊपर जाएगा तो हम 100 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर बटा 13 घंटा। यहां से हमारा स्पीड क्या हो गया, हमारा स्पीड हो गया 600/13 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 13 से काटेंगे, हम इसे अगर 13 से काटेंगे तो ये 13 से 4 बार में जाएगा, 13 चौका 52, हाथ में क्या जाएगा 8, ये हमारा 80 हो जाएगा, 13 छक 78, हाथ में क्या जाएगा 2/13 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से हमारा एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया, 46 सही 2/13 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, धारा की चाल निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि धारा की जो चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि जो धारा की चाल है वो x किलोमीटर पर घंटा है और हमें क्वेश्चन में शांत जल में नाव का चाल क्या दिया है, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है,
नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी स्पीड हो जाएगा 15 + x किलोमीटर पर घंटा। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, 15 - x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी को जाने में धारा की दिशा में 16 मिनट का समय लग रहा है और धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसी दूरी को 24 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और हमारा स्पीड निकल के आ गया, तो हम यहां से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए हम स्पीड में टाइम से गुणा करेंगे। अब देखिए धारा की दिशा में जाने में 16 मिनट का समय लग रहा है, धारा की दिशा में जाने में 16 मिनट का समय लग रहा है और धारा की दिशा का स्पीड क्या है, 15 + x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए उतना ही दूरी जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो 24 मिनट का समय लग रहा है। उतना ही दूरी जब धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो 24 मिनट का समय लग रहा है और धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या है, 15 - x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए मिनट से हमारा मिनट कट जाएगा, किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा कट जाएगा। हम इसे अगर 8 से काट ले तो ये 8 से हमारा 2 बार में जाएगा, 24 को 8 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 30 + 2x = हम इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 - 3x। अब देखिए इस -3x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2x में 3x अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और इस 30 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 45 में से 30 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहां से हमारा x = क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से 3 बार में जाएगा, यानी x = हमारा क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। और x हमने क्या मान के रखा था, धारा का स्पीड, तो यहां से हमारा धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमसे धारा का स्पीड पूछ रहा था, धारा की स्पीड क्या निकल के आ गया, 3 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a + 2b = 27 और aq + 8bq = 5427 है तो 2ab का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, 2ab का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है aq + 8bq = 5427 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से लिख सकते हैं aq + 2b का होल क्यूब = 5427 लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा aq + bq के फॉर्म में बन गया, यानी हम यहां से लिख सकते हैं a + b इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, b की जगह हमारा क्या है, 2b है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2b लिखेंगे। यहां से हमारा हो जाएगा a² + b², b की जगह हमारा क्या है, 2b है, 2b का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4b² माइनस ab, a की जगह हमारा क्या है, a है, b की जगह हमारा क्या है, 2b है, तो ये हमारा हो जाएगा 2ab हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहां हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है ये किसके बराबर है, ये जो है 5427 के बराबर है। अब देखिए यहां हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, a + 2b = 27 दिया है, यानी हम यहां पुट कर सकते हैं 27, हम यहां पुट कर सकते हैं 27। अब देखिए यहां से हम और क्या पुट कर सकते हैं, ये हमारा है a + 2b = 27 है। तो देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लें तो ये हमारा हो जाएगा a + 2b का होल स्क्वायर और 27 का स्क्वायर, तो यहां से हमारा हो जाएगा a² + 4b² + 4ab = 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। अब देखिए अगर 4ab को उस साइड लेके चले जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहां से हमारा हो जाएगा a² + 4b² = 729 -
4ab। अब देखिए यहां जो है, यहां हमारा क्या है, यहां हमारा है ए स्क्वायर प्लस का 4b²। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस के 4b² की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 729 माइनस 4ab पुट कर सकते हैं। यानी यहां से हमारा हो जाएगा 729 माइनस 4ab माइनस का 2ab इक्वल टू, ये किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है, 5427 के बराबर दिया है। अब देखिए हम 27 से अगर इसे काटेंगे, 27 से इसे काटेंगे तो ये 27 से 2 बार में जाएगा, 0 1 बार में जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 6ab हो जाएगा। माइनस के 6ab को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 6ab इक्वल टू, अब देखिए इस 201 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 729 में से 201 माइनस करेंगे, 729 में से 201 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 528। ये हमारा क्या हो जाएगा, 528 हो जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2ab। तो देखिए इस 6 को अगर हमें 2 बनाना है तो हमें जो है इसे 3 से भाग देना होगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2ab। तो देखिए इस 6 को अगर हमें 2 बनाना है तो हमें 3 से भाग देना होगा। अगर हम इस साइड 3 से भाग देंगे तो हमें इस साइड भी 3 से भाग देना होगा। हम इस साइड 3 से भाग देंगे तो देखिए ये 3 से जाएगा, एक बार में हाथ में 2, 22 हो जाएगा। 22 3 से जाएगा 7 बार में, हाथ में 1, ये हमारा हो जाएगा 18। 18 3 से जाएगा 6 बार में। यानी यहां से हमारा 2ab इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 176 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 176 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।